प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में व्यापार को बढ़ावा देने और देश के लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की घोषणा की है। इस नीति को हाल ही में लॉन्च किया गया है। जानकारों का कहना है कि ये नीति भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र में व्यापक बदलाव करने में मददगार साबित हो सकती है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित, इसी नीति से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर पर बात करेंगे। इसके बाद ये लॉजिस्टिक शब्द होता क्या है, इस शब्द को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे और इस शब्द के तमाम आयामों पर भी बात करेंगे। इसके क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी की गई है, इस नीति की आवश्यकता क्या है, उस नीति की ज़रूरत क्या है, उसका महत्व क्या हो सकता है, उसको जानेंगे। साथ ही इस नीति का एक परिचय भी जानने की कोशिश करेंगे। इसकी विशेषताएं क्या हैं, इस नीति से हमें क्या क्या लाभ देखने को मिल सकते हैं और अंत में आगे की राह पर भी बात करेंगे। एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है लॉन्च्ड बाय PM मोदी, व्हाट डज द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एम टू अचीव। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी यानी राष्ट्रीय रसद नीति की घोषणा की है। इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। इस पूरी न्यूज़ में ये बात की गई है कि आखिर ये जो पॉलिसी है, ये इस पॉलिसी को क्यों लॉन्च किया गया है और इस पॉलिसी के उद्देश्य क्या है। साथ ही भारत में जो लॉजिस्टिक क्षेत्र है उसकी क्या स्थिति है उसको भी समझने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले लॉजिस्टिक शब्द को परिभाषित करने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर इस शब्द से हम क्या समझते हैं। तो ये जो लॉजिस्टिक शब्द है ये काफ़ी ज़्यादा व्यापक शब्द है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव शब्द है और इसके कई सारे आयाम हो सकते हैं। लेकिन यदि इस नीति को परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि जब संसाधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, और स्पष्ट तरीके से कहें तो जब संसाधनों को उनके उत्पाद बिंदु यानी जहां पर उनका उत्पादन होता है, जहां पर उनका प्रोडक्शन होता है, जहां उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब इन प्रोडक्ट्स को, इन उत्पादों को उनके उत्पादन बिंदु से उपभोग बिंदु तक ले जाया जाता है, यानी कंजम्पशन जहां पर होता है वहां तक ले जाया जाता है, उपभोक्ताओं तक ले जाया जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमें नियोजन की प्रक्रिया देखने को मिलती है, प्लानिंग देखने को मिलती है, कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, समन्वय देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें हमें भंडारण और स्थानांतरण, ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसफर जैसी पूरा प्रोसेस देखने को मिलता है और इसी प्रोसेस को समग्र तौर पर हम लॉजिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें इस तरह की सेवाओं जैसे नियोजन, समन्वय, भंडारण और स्थानांतरण आदि को शामिल किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन आदि को शामिल किया जाता है। अब इसके उदाहरणों की बात करें, इसके एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि जब एक माल को, किसी वस्तु को, उसकी आवाजाही के लिए जो परिवहन इस्तेमाल किया जाता है, इस परिवहन को लॉजिस्टिक के दायरे में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा भंडारण सुविधाओं को लॉजिस्टिक के दायरे में शामिल किया जा सकता है, खासतौर पर उन पदार्थों के भंडारण को जो कि जल्दी खराब हो सकते हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थों के भंडारण को। इसके अलावा फसलों और सब्जियों के भंडारण को, इनके भंडारण के लिए लॉजिस्टिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स जो शब्द है उसके अन्य आयामों की बात करें तो लॉजिस्टिक्स के तहत हम संभावित वितरकों और आपूर्तिकर्ताओं की पहचान को भी शामिल कर सकते हैं। यानी जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, जो भी सप्लायर्स हो सकते हैं, उन सप्लायर्स का पता लगाना, उनकी पहचान करने को भी हम लॉजिस्टिक्स के दायरे में शामिल करते हैं। इसके अलावा वो जो आपूर्तिकर्ता हैं या जो वितरक हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को भी लॉजिस्टिक्स के दायरे में शामिल किया जाता है। यानी ये जानने की प्रक्रिया कि ये जो वितरक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो सप्लायर है वो किस हद तक काम कर सकता है, वो किस हद तक हमारे लिए आगे लाभकारी साबित हो सकता है, इसका मूल्यांकन करना भी लॉजिस्टिक्स के दायरे में आता है। तो ये तो बात हुई लॉजिस्टिक्स क्या होता है, उसको हमने समझने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं और लॉजिस्टिक्स नीति की आवश्यकता क्या है उस आवश्यकता पर बात कर लेते हैं। तो भारत में लॉजिस्टिक्स नीति की आवश्यकता है क्योंकि देश में मौजूदा समय में जो लॉजिस्टिक लागत है वो GDP के तकरीबन 14 से 18% के आसपास पहुंच चुकी है, जबकि वैश्विक स्तर पर जो औसत लागत है वो केवल 8% के आसपास है। तो जाहिर तौर पर
भारत में जो लागत है वो वैश्विक औसत लागत से तकरीबन दोगुनी है, 2 गुनी ज़्यादा है, 100% ज़्यादा है, जो कि जाहिर तौर पर भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक विषय है। इसके अलावा अगर हम अन्य देशों की बात करें जैसे चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर की बात करें, तो इन देशों में जो लॉजिस्टिक लागत है वो इनकी जीडीपी की तुलना में काफ़ी कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। उदाहरण के लिए चीन में जो लॉजिस्टिक लागत है वो कुल जीडीपी का केवल 9% है। वहीं जब अमेरिका और कुछ ईयू देशों की बात करें, कुछ यूरोपीय देशों की बात करें, यूरोपीय संघ के देशों की बात करें, तो इनकी जो लॉजिस्टिक लागत है वो केवल 8% के आसपास है। तो जाहिर तौर पर भारत की तुलना यदि हम इन देशों से करते हैं, विकसित देशों से करते हैं, तो इन देशों की तुलना में भारत अभी भी काफ़ी ज़्यादा पीछे मौजूद है। भारत को अभी भी कुछ हद तक प्रगति करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जब लॉजिस्टिक लागत ज़्यादा होती है, जब लॉजिस्टिक लागत बहुत अधिक होती है, तो इसका प्रभाव हमें अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भारतीय उत्पाद होते हैं उनकी कॉम्पिटिटिवनेस, जो उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता होती है, वो क्षमता कम हो जाती है। क्योंकि आप खुद ही इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं कि यदि किसी उत्पाद को हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना है तो उसे हमें ट्रांसपोर्ट के जरिए बंदरगाहों तक ले जाना पड़ेगा, उसे हमें हवाई जहाज तक ले जाना पड़ेगा। लेकिन वहां तक ले जाने की जो लागत है, यदि वो लागत ज़्यादा होगी तो वो जो अतिरिक्त मूल्य होगा वो उस उत्पाद के मूल्य में जुड़ जाएगा। उस उत्पाद का जो कुल मूल्य है, जो प्राइस है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। और जब उत्पाद का मूल्य ज़्यादा होगा तो जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस उत्पाद को कोई नहीं खरीदेगा। तो इसकी वजह से भारत की जो कॉम्पिटिटिवनेस है, कॉम्पिटिटिव क्षमता है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। इसकी वजह से भारत में जो लॉजिस्टिक लागत है उसके अधिक होने की वजह से। और यही वजह है कि भारत सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और इस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के एक परिचय को जान लेते हैं और इस पॉलिसी की प्रमुख विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। तो इस पॉलिसी को हमने पहले ही देखा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है और इस पॉलिसी के तहत मुख्य तौर पर लॉजिस्टिक प्रक्रिया में बदलाव करने, इसके अलावा लॉजिस्टिक जो प्रोसेस है पूरा उसका डिजिटलाइजेशन करने और साथ ही मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस के दौरान मुख्य तौर पर जो भारत में जो पूरी लॉजिस्टिक प्रोसेस है उस प्रोसेस में ज़्यादा बदलाव किए जाएंगे, उस प्रोसेस में रिफॉर्म किए जाएंगे। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक क्षेत्र है उस क्षेत्र के डिजिटलीकरण पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही इस पूरी नीति के दौरान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पर भी जोर दिया जाएगा। अब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, इस पूरी नीति से भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। जो लॉजिस्टिक की लागत है वो कुछ हद तक कम हो सकेगी और इसकी वजह से हमने पहले ही देखा कि भारत में जो लॉजिस्टिक की लागत है वो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, जिसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है। इसका नुकसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के उत्पादों को झेलना पड़ता है। अब इस नीति के उद्देश्यों की बात करें, इस नीति के तहत किन किन बिंदुओं पर मुख्य तौर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, उनकी बात करें तो सबसे पहले इसमें यही बिंदु है कि इस पूरी नीति के तहत मुख्य तौर पर लॉजिस्टिक लागत को कम करने पर जोर दिया जाएगा। जो भारत में रसद की लागत है, जो लॉजिस्टिक की लागत है, उसको कम किया जाएगा। जो ट्रांसपोर्टेशन की लागत है उस ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कम किया जाएगा। भंडारण की लागत को कम किया जाएगा। स्टोरेज में जो पैसे लगते हैं उस पैसों को कम किया जाएगा। इसके अलावा इस पूरी नीति के माध्यम से लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो प्रदर्शन है, भारत की जो स्थिति है, जो रैंक है, उसमें भी सुधार करने की कोशिश की जाएगी। साल 2018 में जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया था उस सूचकांक में भारत को 44वां स्थान प्राप्त हुआ था। अब यहाँ विशेष बात यह है कि हम जानते हैं कि भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अब 5 बड़ी सबसे अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के नाते भारत में लॉजिस्टिक में सुधार किया जाना काफ़ी ज़रूरी है और यही वजह है कि भारत सरकार द्वारा इस पूरी नीति के तहत लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में साल 2023 तक 10 रैंक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत सरकार इस पूरी नीति के तहत इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयास भी करेगी। इसके अलावा इस पूरी नीति के माध्यम से लॉजिस्टिक मुद्दों को संबोधित करने की भी कोशिश की जाएगी। यानी लॉजिस्टिक क्षेत्र में जिस तरह की चुनौतियां मौजूद हैं, जो चैलेंजेस मौजूद हैं, उन चैलेंजेस को भी एड्रेस किया जाएगा इस नीति के माध्यम से। इसके अलावा निर्यात को कई गुना बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और साथ ही इस पूरे क्षेत्र में जो छोटे छोटे उद्योग हैं और उन उद्योगों में जो लोग संलग्न हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं उन उद्योगों से, उन लोगों की क्षमता में सुधार करने पर भी जोर दिया जाएगा, उन लोगों की स्थिति में सुधार करने पर भी जोर दिया जाएगा। अब इस नीति की प्रमुख विशेषताओं की बात करें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, तो इस नीति में मुख्यतः 4 स्तंभ शामिल हैं, 4 पिलर्स मौजूद हैं। इसका जो सबसे पहला पिलर है उसका नाम है डिजिटल एकीकरण प्रणाली, यानी इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम। ये जो इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम है, ये सिस्टम निर्बाध और तेज कार्यप्रवाह को बढ़ावा देने पर जोर देगा। यानी लॉजिस्टिक क्षेत्र में
बिना किसी बाधा के काम हो सके और तेजी से काम हो सके। इसका ये जो पूरा पिलर है, इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा। इस पूरे पिलर के तहत मुख्य तौर पर जो भारत सरकार के 30 विभाग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए हैं, उन 30 विभागों का एकीकरण किया जाएगा, उनका इंटीग्रेशन किया जाएगा। कौन कौन से हैं वो विभाग? तो इसमें सड़क परिवहन विभाग, रेलवे, सीमा शुल्क, विमानन और वाणिज्य विभाग शामिल है। इसके अलावा भारत सरकार के कई अन्य विभागों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस पूरे पिलर के तहत ये जो तमाम विभाग हैं, इन डिपार्टमेंट्स के डेटा को एक स्थान पर लाया जाएगा, जिसके माध्यम से लॉजिस्टिक क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने की कोशिश की जाएगी और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश की जाएगी। इसकी ये तो बात हुई पहले पिलर की। अगले पिलर की तरफ बढ़ते हैं। इसका अगला पिलर है यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, यानी कि ULIP। अब ये जो प्लेटफॉर्म है, ये एक पोर्टल की तरह काम करेगा। इस पोर्टल में परिवहन क्षेत्र से संबंधित सभी डिजिटल सेवाएं मौजूद होंगी। इस पूरे क्षेत्र से संबंधित जो भी डिजिटल सर्विसेज हैं, वो सभी सर्विसेज इस प्लेटफॉर्म पर, इस पोर्टल पर मौजूद होंगी। और ये जो पूरा पिलर है, ये जो पूरा पोर्टल है, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि निर्माताओं और जो निर्यातक है उनको बोझिल प्रक्रिया से दूर करना है, बोझिल प्रक्रिया से मुक्त करना है। यानी उन्हें लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, वो अपने घर पर बैठकर ही तमाम तरह की जो सेवाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उनका लाभ उठा सकेंगे। अब इस नीति में जो तीसरा पिलर है वो है ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज। अब ये भी एक पोर्टल की तरह काम करेगा, ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह ही काम करेगा। इस पूरे प्लेटफॉर्म पर ये जो लॉजिस्टिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो तमाम लीडर्स मौजूद हैं, जो तमाम लोग मौजूद हैं, इस क्षेत्र से जुड़े जो तमाम लोग हैं, वो इस क्षेत्र की सेवाओं और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्यक्ष तौर पर सरकारी एजेंसी से जुड़ सकेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। यानी यदि इस क्षेत्र से जुड़े किसी व्यक्ति को लगता है कि इस क्षेत्र में कुछ समस्याएं मौजूद हैं या उसके व्यवसाय से संबंधित कुछ समस्याएं मौजूद हैं जिनका हल सरकार के पास है, तो वो व्यक्ति इस पोर्टल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्यक्ष तौर पर उस सरकारी एजेंसी से जुड़ सकेगा और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकेगा। इसके अलावा इसका जो चौथा पिलर है, उसका नाम है व्यापक रसद कार्य योजना। इस पूरे पिलर के तहत एक योजना तैयार की जाएगी जिसमें मुख्य तौर पर भौतिक संपत्तियों के मानकीकरण पर जोर दिया जाएगा। यानी जो भी फिजिकल एसेट्स हैं, उन एसेट्स के स्टैंडर्डाइजेशन पर जोर दिया जाएगा, उनका एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा इस नीति के तहत सेवा मानकों की बेंचमार्किंग की जाएगी। जो भी सर्विस सेक्टर के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स की बेंचमार्किंग की जाएगी, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आसपास लाया जाएगा। इसके अलावा इस नीति के तहत क्षमता निर्माण पर भी जोर दिया जाएगा और लॉजिस्टिक पार्क्स भी विकसित किए जाएंगे इस पूरी नीति के तहत। तो ये तो बात हुई इस पूरी नीति की, इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस नीति के महत्व पर बात कर लेते हैं कि इस नीति से हमें किस तरह के लाभ देखने को मिल सकते हैं। तो इस नीति के माध्यम से सबसे पहले अर्थव्यवस्था में एक एकीकृत लागत कुशल यानी कॉस्ट एफिशिएंट और साथ ही लचीला और टिकाऊ लॉजिस्टिक परितंत्र बनाने में मदद मिलेगी। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने में मदद मिलेगी। लॉजिस्टिक क्षेत्र का एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित होगा जो कि एकीकृत होगा, जिसमें जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं वो एक साथ जुड़े हुए होंगे। इसके अलावा लागत प्रभावी होगा क्योंकि लागत को कम करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही वो लचीला भी होगा, जो परिवर्तन आएंगे उन परिवर्तनों को आसानी से ऑब्जर्व कर लेगा और इस तरह का पारिस्थितिक तंत्र देश के आर्थिक विकास में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। इसके अलावा इस पूरी नीति के माध्यम से नियमों को भी सुव्यवस्थित किया जाएगा। नियमों को भी, जो लॉजिस्टिक क्षेत्र से संबंधित रूल्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ को भी सुव्यवस्थित करने की कोशिश की जाएगी, स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जाएगी और इसके माध्यम से आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को कम करने पर भी जोर दिया जाएगा। किसी प्रोडक्ट का जो सप्लाई एस्पेक्ट है, उस एस्पेक्ट की जो तमाम बाधाएं हैं, आपूर्ति पक्ष की जो तमाम बाधाएं मौजूद हैं, जो चैलेंजेस मौजूद हैं, उन चैलेंजेस को कम करने पर भी जोर दिया जाएगा। इससे भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा। भारतीय उत्पादों की जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य है वो और ज़्यादा कम हो सकेगा। इससे भारतीय उत्पाद और ज़्यादा कॉम्पिटेटिव बन सकेंगे और ज़्यादा प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे, जिसकी वजह से अंततः आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। देश में आर्थिक विकास और ज़्यादा बढ़ेगा और इससे भारत में रोजगार के अवसर और ज़्यादा पैदा होंगे। तो जाहिर तौर पर ये नीति आगे आने वाले समय में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में आगे की राह पर बात कर लेते हैं, निष्कर्ष की बात कर लेते हैं कि इस पूरी नीति के लिए और क्या किस तरह के उपाय अपनाए जा सकते हैं, लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए और किस तरह के उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला उपाय यही होगा कि भारत सरकार को रेल परिवहन पर और ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अंतर्देशीय परिवहन होता है, जो इंटर टेरिटोरियल ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें रेल क्षेत्र की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। रेलवे सेक्टर की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन भारत का जो रेलवे सेक्टर है
वो कई तरह की संरचनात्मक कमियों से जूझ रहा है, कई तरह की संरचनात्मक चुनौतियों से जूझ रहा है। उदाहरण के लिए भारत में मालगाड़ी की जो औसत गति है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, लेकिन कई जानकारों का कहना है कि यदि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी है तो भारत में जो मालगाड़ियों की गति है उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन भारत पे यदि इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लगेगा। तो जाहिर तौर पर यदि भारत को वैश्विक बेंचमार्क प्राप्त करने हैं तो इन कमियों को जल्द से जल्द दूर किए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करने की भी ज़रूरत है, ताकि ये क्षेत्र जब आगे जाकर और ज़्यादा विकसित हो तो इसका नुकसान पर्यावरण को ना झेलना पड़े और लागत भी कुछ हद तक कम रहे। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को और ज़्यादा संगठित किए जाने की भी आवश्यकता है। भारत का जो लॉजिस्टिक क्षेत्र है वो मौजूदा समय में काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा असंगठित है, अनऑर्गेनाइज्ड है। ऐसे में सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि सरकार आगे आने वाले समय में ऐसे प्रयास करेगी जिनके माध्यम से इस क्षेत्र को और ज़्यादा संगठित किया जा सकेगा। तो ये तो बात हुई आगे की राह की, किस तरह के उपाय अपनाए जा सकते हैं। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों का उल्लेख करते हुए हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की विवेचना कीजिए। यानी सबसे पहले आपको भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र के समक्ष किस तरह की चुनौतियां मौजूद हैं, क्या क्या चैलेंजेस मौजूद हैं, उनकी बात करनी है। और साथ ही आपको ये भी बताना है कि ये जो सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की है, इस पॉलिसी के क्या पक्ष हैं, क्या विपक्ष हैं, इस पॉलिसी के क्या फीचर्स हैं और ये पॉलिसी आगे आने वाले समय में भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र को क्या रूप दे सकती है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि साल 2018 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत को क्या रैंक प्राप्त हुई थी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।